गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी। आज हम सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो 1950 में ए के गोपालन केस आता है। ए के गोपालन एक कम्युनिस्ट लीडर हैं जिनको डिटेन करा जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के थ्रू। तो वो क्या करते हैं, इस डिटेंशन को अंडर आर्टिकल 21 के वायलेशन के तहत इसको चैलेंज कर देते हैं। इस डिटेंशन को सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन दे देती है। वो कहती है कि जो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है वो एक लॉ से जो इस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है उसको पास करके बनाया गया है। मतलब कि जो प्रोसीजर है ऑर्डिनरी बिल या फिर किसी बिल को पास करने का, उसको फॉलो करके ये एक्ट बनाया गया है। तो मतलब ये एक्ट तो गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोसीजर फॉलो करा है। तो और दूसरा जो ये है, एक्ट जो है इसने प्रोसीजर फॉलो करा है डिटेंशन के, तो ये किसी भी तरीके से आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं कर सकता है क्योंकि इसने प्रोसीजर को फॉलो करा है और ये एक्ट गलत हो ही नहीं सकता। तो ए के गोपालन केस में सीधा सीधा समझना क्या है कि आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन हुआ। फिर आते हैं भैया चंपाकम दोराइजन का केस 1951 में। इसमें क्या हुआ कि जो मद्रास गवर्नमेंट है वो कम्युनल जनरल ऑर्डर पास करती है। इसमें क्या था कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में कास्ट और रिलीजन के बेसिस पर रिजर्वेशन दिया जाने लगा। ये चीज़ भैया चंपाकम दोराइजन को पसंद नहीं आ रही थी। उन्होंने क्या करा कि इस ऑर्डर को फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वलिटी की बात करता है उसके वायलेशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। और फिर आई बात मद्रास गवर्नमेंट की। मद्रास गवर्नमेंट बोली कि भैया हम तो डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट कर रहे थे आर्टिकल 46 को, जो कि कहता है SC ST के वेलफेयर के लिए काम करो। सुप्रीम कोर्ट को आता है गुस्सा। सुप्रीम कोर्ट को कहती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो जो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रही हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़े हैं डीपीएसपी के कंपैरिजन में। तो इसका सीधा मतलब ये है कि डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते हो। फिर आते हैं शंकरी प्रसाद केस पे 1951 में जो है, इसने क्या करा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसने 9 शेड्यूल को ऐड करा था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसे चैलेंज करा गया। उसे चैलेंज करने के पीछे सीधा सीधा मेन मुद्दा था कि फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। कैसे? 9 शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म एक्ट डाले जाने लगे। लैंड रिफॉर्म किससे रिलेटेड है? राइट टू प्रॉपर्टी से। राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था? फंडामेंटल राइट था। तो ये चैलेंज इस बेसिस पे हुआ कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। पर सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? धोखा दे देती है शंकरी प्रसाद को। वो कहती है कि भैया पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। फिर आते हैं अपने बेरूबारियन यूनियन केस में जो कि 1960 में आया। क्या हुआ था कि इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था इंडिया बांग्ला के बीच में। अब इस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करना था, तो गवर्नमेंट क्या सोच रही थी, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है इसमें हम कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं भाई। तो गवर्नमेंट सोच रही थी सिंपल मेजोरिटी से ये टेरिटरी भी ट्रांसफ़र कर देंगे। इस एग्रीमेंट में टेरिटरी ट्रांसफ़र करनी थी हमें कुछ बांग्लादेश को। तो ये बात भैया वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आई, वेस्ट बंगाल साइड वगैरह के लोगों को। वो क्या कर देते हैं, चैलेंज कर देते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप सिंपल मेजोरिटी से ऐसे आप टेरिटरी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, इसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। तो पार्लियामेंट क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आती है 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके थ्रू टेरिटरी ट्रांसफ़र कर देती है और ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट हो जाता है। फिर आता है गोलकनाथ केस 1967 में। इसमें भैया सीधा सीधा शंकरी प्रसाद केस को अवॉइड कर दिया जाता है, मतलब कि पलट देते हैं, बिल्कुल ऐसे को ऐसे कर देते हैं। कहते हैं कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता है, कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट गुस्से में, पार्लियामेंट कहता है कि भैया हमारे पास भी पावर है। पार्लियामेंट क्या करती है, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाती है। वो कहती है कि पार्लियामेंट, ये कहता है पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। और ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लाती है। वो कहती है अगर 31 वो ये जो अमेंडमेंट है 31C में चेंजेस लाता है। ये कहता है कि अगर 39A और 39B
ये DPSP हैं, अगर इनको इम्प्लीमेंट करने में आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 वायलेट होते हैं तो ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है। दूसरा सब क्लॉज ये ऐड करता है कि जुडिशियल रिव्यू पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी इसने। फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973 में, लैंडमार्क जजमेंट। ये क्या करता है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, पार्लियामेंट की पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट, ये ठीक है, सही है, अपहेल्ड कर देता है इसे, पर कहता है कि आप बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकते, अमेंड नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या करता है कि जो 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो सेकंड क्लॉज ऐड करा गया था जुडिशियल रिव्यू की, उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है और कहता है कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो खुद में बेसिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए आप इस पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकते हो। इसके बाद होता है मेनका गांधी केस 1978 में। इनको क्या करते हैं कि ट्रैवल करने से, फॉरेन ट्रैवल करने से रोक देते हैं, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं। तो ये क्या करती हैं, आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट भागती हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इस बार, जो कि उसने AK गोपालन केस में नहीं करा था, 21 का, आर्टिकल 21 का नैरो इंटरप्रिटेशन करा था, इस बार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 21 का एक्सपेंडेड वर्जन निकालती है, मतलब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती है आर्टिकल 21 के इंटरप्रिटेशन को, और कहती है कि जो पहले प्रोसीजर फॉलो होता था, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, वो अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी फॉलो करेगा। मतलब कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, इनमें डिफरेंस क्या है। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ कहता है कि अगर कोई लॉ पास हुआ है प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, फिर बाद में वो चाहे जिसकी भी जान ले, जो भी करना चाहे करे, फ़र्क नहीं पड़ता, वो लॉ वायलेट किसी भी फंडामेंटल राइट को नहीं करता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ आपने फॉलो करा, बहुत बढ़िया, उसके बाद आपको अदर फैक्टर्स भी देखने हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटी कि किसी की वो एक्ट किसी की फर्जी में जान तो नहीं ले रहा है, हालत तो नहीं ख़राब कर रहा है फर्जी में किसी की। तो मेनका गांधी केस में क्या हुआ, आर्टिकल 21 का एक्सपेंडेड वर्जन निकाला गया और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली एक्सेप्ट करा गया। अब आता है हमारा मिनर्वा मिल केस 1980 में। ये क्या कहता है कि जो ऊपर जो हमने पढ़ा था कि जो हमारा चंपाकम दोरायराजन केस था, इसमें फंडामेंटल राइट और DPSP की डिबेट हुई थी, जिसमें फंडामेंटल राइट को बड़ा बताया गया था DPSP से। मिनर्वा मिल केस क्या कहता है कि नहीं भैया, बैलेंस बना के चलो DPSP और फंडामेंटल राइट के बीच में, कोई भी ऊपर कोई भी नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब कि देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड DPSP। वोमन राव केस आता है 1981 में। ये क्या करता है, 9 शेड्यूल को रिस्ट्रिक्ट कर देता है थोड़ा सा। क्या कहता है कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के जितने लॉ 9 शेड्यूल में डाले गए हैं वो तो वैलिड हैं, ओके, पर इसके बाद से जो एक्ट आए हैं उन पे जुडिशियल रिव्यू होगा, अगर वो राइट्स को वायलेट करते हैं तो वो इनवैलिड डिक्लेयर करे जाएंगे। 24 अप्रैल 1973 ही डेट क्यों चुनी गई, क्योंकि इस दिन लैंडमार्क जजमेंट हुआ था केशवानंद भारती केस, ध्यान रखना है। कब हुआ था, 24 अप्रैल 1973। उसके बाद आता है ओल्गा टेलिस केस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसमें क्या हुआ था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी वो हटा रही थी, इविक्ट कर रही थी और डिमोलिश कर रही थी स्लम्स को। तो ये चीज़ ओल्गा टेलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा भैया राइट टू लेवलीहुड। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार क्या करा, इस इविक्शन को गलत और डिमोलिशन को गलत साबित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये इविक्शन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं करता, इसीलिए वायलेटिव है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कही कि राइट टू लेवलीहुड जो है आर्टिकल 21 के तहत फंडामेंटल राइट है, और अगर तुम ये इविक्शन और डिमोलिशन स्लम की कर रहे हो तो मतलब कहीं ना कहीं उनकी लिवलीहुड जो कि वहाँ से जनरेट होती है उसको ख़त्म कर रहे हो, इसीलिए ये इविक्शन और डिमोलिशन वायलेटिव है। अगर तुम इविक्शन और डिमोलिशन करना चाहते हो तो उनको कहीं दूसरी जगह राइट टू लिवलीहुड दे दो, फिर इविक्ट और डिमोलिश कर लो भाई। साहबानो केस 1985, इसे तलाक केस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो हमारा हिंदू धर्म है, इसमें क्या होता है कि तलाक के बाद एलिमनी लाइफ टाइम चलती है, पर मुस्लिम्स में क्या है, इस्लाम में क्या है कि इद्दत पीरियड तक ही एलिमनी दोगे, उसके बाद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ साहबानो
क्या करती हैं, डिस्क्रिमिनेटिव फील करती हैं, वो कहती हैं, वो जाती है सुप्रीम कोर्ट के पास में, ये चीज़ बोलती हैं सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट कहता है ओके यू आर राइट, और हम जो एलिमनी पीरियड है तुम्हारा वो लाइफ टाइम तक एक्सटेंड करेंगे। अब भैया बहुत दंगे होने लगते हैं नेशन में, भारत में। अब भैया जो राजीव गांधी गवर्नमेंट है वो डर जाती है, वो करती है मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 1986 को पास, और ये क्या करता है, जो शाहबानो केस का जजमेंट है उसको नलीफाई कर देता है। मतलब कि अब इद्दत पीरियड तक ही एलिमनी सीमित है, उस लाइफ टाइम नहीं है। उसके बाद आता है इंदिरा सोनी केस 1992 में, इसको मंडल केस भी कहते हैं। क्या हुआ था, सेकेंड मंडल कमीशन बनाया गया था। सेकेंड मंडल कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशन दी थी जिसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो जो मंडल कमीशन जो था उसकी रिकमेंडेशंस को चैलेंज कर दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, EWS रिजर्वेशन जो कि गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करा था उसको स्ट्रक डाउन कर देती है, हटा देती है। 27% जो OBC के लिए रिजर्वेशन दिया गया था वो अपहेल्ड कर देती है, कंटिन्यू रहेगा। कहती है क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो क्रीमी लेयर जो हैं वो रिजर्वेशन से एक्सक्लूडेड रहेंगे। चौथी बात कहती है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SR बोमाई केस 1994 में। इसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है गाइडलाइंस इशू करता है जो कि फॉलो होनी चाहिए ड्यूरिंग आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल के टाइम। मतलब सीधा मतलब ये है, सर बोमाई केस ने गाइडलाइन मतलब इशू करी थी जो कि आर्टिकल 356 के मिसयूज़ को रोकती है। DR बासु वर्सेस वेस्ट बंगाल केस, उसमें क्या हुआ था कि इसमें गाइडलाइंस सुप्रीम कोर्ट ने इशू करी प्रोटेक्ट करने के लिए किसी बंदे को अरेस्ट के टाइम टॉर्चर से। आर्टिकल 20, आर्टिकल 22 अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22। तो जब ये डिटेंशन केस जब ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है और टॉर्चर का केस जब सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इशू करता है कि जो कि प्रोटेक्ट करते हैं किसी बंदे को फ्रॉम द टॉर्चर इन अरेस्ट ड्यूरिंग डिटेंशन। विशाखा गाइडलाइन, विशाखा केस 1997 में आता है। इसमें क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट विशाखा गाइडलाइंस इशू करती हैं और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो वर्क प्लेस पर है, वर्क प्लेस जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसको रोकने के लिए ये गाइडलाइंस फॉलो करी जानी चाहिए। उसके बाद आता है सरला मुदगल केस 1995 में। तो 1995 में जब ये केस आता है तो सरला मुदगल के जो हस्बैंड हैं वो क्या करते हैं कि इनकी शादी चली रही है पर उनके हस्बैंड धर्म चेंज करके इस्लाम में कन्वर्ट होके दूसरी औरत से शादी कर लेते हैं। सरला मुदगल को ये चीज़ पसंद नहीं आती, सुप्रीम कोर्ट में जाके ये केस फाइल कर देती हैं। वो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि आप पहली शादी अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ ख़त्म करिए पहले, फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। IR कोहिलो केस 2007 में सेम बात करता है जो कि हमारे किस जजमेंट ने बात करी थी, सीधे सीधे आ जाओ बच्ची। आप देखोगे वुमन राव केस 1981 में जो बात हुई वो बात रीइटरेट करी गई है IR कोहेलो केस में जो कि 2007 में आया था। वो क्या कहता है, 24 अप्रैल 1973 से पहले के जितने लॉज 9 शेड्यूल में आए वो वैलिड हैं, उसके बाद जो आए उन पर जुडिशल रिव्यू होगा, अगर वायलेटिव हैं फंडामेंटल राइट्स के तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब आता है नोटा जजमेंट 2013 में। अब बात हुई क्या भैया, जब लोग वोट डालने जाते थे कुछ का मन नहीं होता था किसी को वोट देने का, तो ये बात गई सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके ओके कुछ समाधान निकालते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोली कि भैया अब तुम एक और ऑप्शन रखोगे नोटा का, ये और दूसरी चीज़ इन्होंने क्या कहा, राइट टू साइलेंट इज़ अ फंडामेंटल राइट। इसी वजह से नोटा भी अब ऐड करा जाता है ड्यूरिंग इलेक्शन बैलेट। व्हाट इट नालसा केस आता है 2014 में। इसमें क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर पर्सन को रिकग्नाइज कर लिया एज अ थर्ड पर्सन। इसी वजह से जब आप आज कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको 3 सेक्शन दिखेंगे, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। गॉट इट।
अदर केस रिलेटेड टू ट्रिपल तलाक ड्यूरिंग 2017 सो कॉल्ड सायरा बानो केस। इसमें क्या हुआ कि सायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट की, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट साहब ऐसा ऐसा है कि हमारे पति 3 बार तलाक 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 बोलते हैं और शादी ख़त्म हो जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ तुम्हारी बात सही है, ये चीज़ तो बहुत गलत है, ये वुमेन डिग्निटी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल देते हैं। थोड़ा दंगा हुआ हालांकि, तो उधर से गवर्नमेंट भी साथ दे देती है। गवर्नमेंट बोलती है 2019 में एक एक्ट लाती है, उसे पार्लियामेंट क्या करती है, ट्रिपल तलाक को बैन कर देती है। तो सायरा बानो किससे रिलेटेड है, ट्रिपल तलाक से। केस पुट्टास्वामी केस 2017 में गवर्नमेंट आधार कार्ड को इंट्रोड्यूस करना चाहती है। अब ये चीज़ केस पुट्टास्वामी को पसंद नहीं आती है, वो कहती है भैया ये तो प्राइवेसी इंट्रोड्यूस कर जाएंगे। केस पुट्टास्वामी दौड़ते जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, बोलते हैं साहब हमारी प्राइवेसी इंट्रूड हो जाएगी अगर आधार कार्ड आने लग गए। सुप्रीम कोर्ट कहती है बात सही। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि गवर्नमेंट साहब आप ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेंगे जिससे राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है। पार्लियामेंट भी कहती ओके सर वी विल फॉलो योर गाइडलाइन, वी विल फॉलो यू। पर फिर भी पार्लियामेंट क्या करती है, आधार बिल पास कर देती है। अनुराधा वासिन केस आता है भाई। अब क्या होता है कि दंगे वंगे के टाइम पर इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाता है। अनुराधा भासिन दौड़ती हुई जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, साहब ऐसा ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं भैया इंटरनेट तो नहीं बंद होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट में कई सारे बिजनेस भी चलते हैं इंटरनेट की वजह से। और इसी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट घोषित कर देता है। अगर क्वेश्चन आता है राइट टू इंटरनेट फंडामेंटल राइट कब घोषित करा गया, अनुराधा भासिन केस में। अगला केस आता है श्रेया सिंघल केस। 2 वुमेन महाराष्ट्र में कुछ पोस्ट कर देती है इंटरनेट पे, हालांकि बहुत बेकार नहीं होता है, गंदा नहीं लिखा होता है वो, फिर भी सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट के थ्रू उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। श्रेया सिंघल क्या करती हैं, इस अरेस्ट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देती हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कहता है हाँ ये अरेस्ट गलत है। तो क्या कहता है कि सेक्शन 66A को सेट डाउन यानी स्ट्रक डाउन करने के लिए ऑर्डर दे देता है, और इसी वजह से सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट गॉट स्ट्रक डाउन। आई होप these cases are clear to you. Thank you so much.